नमस्ते दोस्तों, बाल विकास के चैप्टर में आपका स्वागत है। हमारे इस चैप्टर का नाम है स्मृति एवं विस्मृति, जिसको बोल सकते हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मृति मेमोरी क्या होती है। तो आप सभी को याद होगा कि किसी चीज़ को याद रखना या कोई चीज़ अल्पकालिक समय तक, कोई चीज़ दीर्घकालिक समय तक याद रहती है और हम उसको हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति में स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ को हम स्मृति कहते हैं। तो स्मृति की परिभाषा के बारे में बात करते हैं हम। स्मरण या स्मृति चिंतन, कल्पना, संवेदना मतलब इमोशन आदि की तरह ही एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी अतीत अनुभव मतलब जो चीज़ बीत गई है या कोई ऐसी घटना जो बीत गई है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, या शिक्षण को वर्तमान चेतना में लाते हैं और पहचानते हैं। मतलब कोई चीज़ हम याद कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे सिलेबस में कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो वही हमारी होती है स्मृति, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। अब अगर हम अन्य परिभाषाओं की बात करें, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने स्मृति के बारे में अपने मत दिए थे। उनमें से सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो है उनका नाम है वुडवर्थ। तो हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने स्मृति के बारे में अपने क्या मत दिए। तो पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया, मतलब पहले समय में पूर्व में किसी एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। मतलब हम कोई चीज़ पहले सीख जाते हैं, कोई क्रिया सीख जाते हैं और उसका दोबारा पुनः स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है। उसी प्रकार दूसरे मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड जो है, उनके अनुसार बात करें तो स्मृति का अर्थ है, मेमोरी का अर्थ है कि वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले सीखा था। मतलब जो चीज़ हम सीख चुके हैं उसी के आधार पर पहले वर्तमान में अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना। मतलब हिलगार्ड के अनुसार पहले जो हमने चीज़ सीखी है उसी को वापस अनुकृत करना या उसकी प्रतिक्रिया देना, वही हमारे क्या होती है, स्मृति की परिभाषा होती है। अब हम बात करेंगे स्मृति के अंगों के बारे में कि स्मृति के कौन कौन से अंग होते हैं। पहला है सीखना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। तो स्मृति का पहला जो अंग है वो है सीखना। हम जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं पहले हम उस चीज़ को सीखते हैं। सीधी सी बात है, हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो ही उसको याद रख पाएंगे, बिना सीखे हम उसको याद नहीं रख सकते। उसके बाद है धारण, मतलब धारण करना, रिटेंशन। तो स्मृति का दूसरा अंग कहलाता है धारण, अर्थात सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना। जो बात हमने सीखी है उसको हमारे माइंड में स्टोर करना, संचित करना। उसके बाद है पुनः स्मरण, जिसको हम बोलते हैं रिकॉल। तो स्मृति का तीसरा अंग कहलाता है पुनः स्मरण, अर्थात सीखी हुई बात को मन से चेतन में लाना। मतलब किसी उसको इंटरेस्ट के साथ में चेतन में लाना ताकि हम उसको अच्छी तरह लंबे समय के लिए याद रख सकें। और चौथा हमारा अंग जो है वो होता है पहचान, रिकॉग्निशन। स्मृति का चौथा अंग होता है पहचान। फिर याद आने वाली बात में गलती न होना। अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर है और अगर हमको दोबारा याद आ गई है, या उसको हम किसी काम, जो हमारा काम हमारे पहले से दिमाग में था, वो काम अगर दोबारा याद आ गया है तो उसमें हमारी गलती न होना, मतलब उसमें हमारा परफेक्शन होना चाहिए। अगर उस काम में हमारा परफेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात हमारे दिमाग में स्टोर थी वो एकदम सटीक रूप से थी, परमानेंट रूप से स्टोर थी। तो हमने बात करें स्मृति के अंगों के बारे में, सीखने के बारे में, धारण करने के बारे में, पुनः स्मरण करने के बारे में और पहचान के बारे में। तो इस प्रकार से हमने स्मृति के बारे में बात करी, स्मृति क्या होती है, और स्मृति के बारे में हमने वुडवर्थ और हिलगार्ड, दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, उनके मत के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी स्मृति के चार अंगों के बारे में, सीखने के बारे में, धारण करने के बारे में, पुनः स्मरण के बारे में और पहचान के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे स्मृति के नियम के बारे में कि स्मृति के नियम क्या। वैसे तो स्मृति के 3 नियम हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहला नियम है आदत का नियम, दूसरा है निरंतरता का नियम और तीसरा है पारस्परिक संबंध का नियम। तो हम बात करेंगे पहले आदत के नियम के बारे में कि आदत का नियम क्या करता है। तो इसके अनुसार हम बात करें तो जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, कोई हमारा थॉट है, कोई भी विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, चाहे वो अच्छा विचार हो चाहे वो बुरा विचार हो, जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि स्वयं में बिना विचार उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। मतलब बिना विचार उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि छोटे बच्चे टेबल याद करते हैं मैथ्स में,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 4। तो बार बार सिर्फ इतना बोला जाता है कि 2 की टेबल बोलिए, बच्चा ऑटोमेटिकली बिना किसी सोचे विचारे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इस टाइप से बच्चा बोलने लगता है। ये तो बात हुई बच्चों की, लेकिन यही चीज़ बड़ों पर भी अप्लाई होती है। अगर हमसे भी कोई पूछ लेता है, हम कोई कैलकुलेशन करते हैं मैथ्स का, तो कोई हिसाब किताब करते हैं, तो हमको उसमें बोल दें कि 5 6 ज़ा, तो हमारे दिमाग में फट से क्लिक होता है कि 5 6 30 होता है। इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा, भले ही हमने 10-15 साल पहले टेबल पढ़े थे, पहाड़े पढ़े थे, तो हमारे दिमाग में परमानेंट रूप से स्टोर है, हमारी आदत बन गए। तो भविष्य में भी, निकट भविष्य में हम जब पहाड़ों की बात करेंगे तो हमें अलग से पहाड़े पढ़ने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आदत का हिस्सा होंगे, हमारे जीवन का हिस्सा होंगे। तो इस प्रकार से हम बिना विचार उसको व्यक्त करने की आदत हमको पड़ जाती है। ये तो हमारी बात हुई थी आदत के नियम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, हमारा सेलफोन, हम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट करते हैं, हम उसमें हमारा कुछ भी पैटर्न लॉक लगाते हैं, हम उसमें कुछ भी हमारे पासवर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कंटिन्यू, हमने किसी समय नया मोबाइल लिया, उसमें नया पैटर्न लॉक लगा दिया, नया कोई कोड डाल दिया, हम निरंतर 4 5 6 महीने या साल भर तक उसी पैटर्न या उसी कोड को हमारे मोबाइल में रखें। अचानक से आपके दिमाग में कोई विचार आता है कि नहीं, अब पैटर्न को चेंज कर देना चाहिए या पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए। तो आप पैटर्न या पासवर्ड चेंज जब कर देंगे तो कुछ दिनों तक आप पुराने ही पासवर्ड या पैटर्न को डालेंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल तक आपने उसको चेंज नहीं किया था और अचानक से जब चेंज किया है तो वो आपके आदत का हिस्सा पड़ जाएगा। कुछ दिनों तक आपके सामने ये समस्या आएगी कि आप पुराना ही पासवर्ड, पुराना ही जो पासवर्ड है या पैटर्न है वो डालोगे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं बिना विचार हम किसी भी चीज़ को व्यक्त कर देते हैं, वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। इस कारण से चीज़ देखने में आती है। तो ये तो हमारी बात करी थी हमने आदत के नियम के बारे में। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे, निरंतरता के नियम के बारे में। तो निरंतरता का नियम क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में प्रकट होते हैं, वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। कुछ ऐसे भी विचार होते हैं जो निरंतर कुछ तक हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अतः हम उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता, मतलब उनको याद करने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। मैं आपका सामने एग्जांपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए है कि मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। कई बार ऐसे मैच हुए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया श्रीलंका, जिन भी देशों के हाथ हो। कभी कभी क्या होता है कि भारत को किसी मैचों में हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारा पूरा दिलो दिमाग हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो कई बार क्या होता है, भारत, ये तो खेल है, खेल में किसी की जीत किसी की हार होती है, लेकिन कई बार क्या होता है भारत को हार का सामना करना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में विचार आते काश मैं होता तो मैं इस टाइप से मैनेज कर लेता, इंडिया जीत जाते। हम उस कैरेक्टर में उतरने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हो सकता है कि हमारे आस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए जो हमारा निकट पड़ोसी है, तो कई दिनों तक हमारे दिमाग पे वो सदमा रहेगा। हमारे दिमाग में वो विचार, बिना सोचे विचार हमारे दिमाग में आएगा, या हमारे साथ कि ऐसा हो गया था, जब तक वो हमारे दिमाग में चेतन रूप में प्रकट रहेगा। हमारे साथ कोई बुरी घटना हो जाती है या हमारे साथ कोई अच्छी घटना हो जाती है, तो दिमाग कुछ उतने दिनों तक या कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है। हम नहीं सोचेंगे तो भी वो विचार हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक निश्चित समय अंतराल के लिए। तो ये हमारा होता है निरंतरता का नियम। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो निरंतर बिना किसी भावनाओं को व्यक्त करे या ऑटोमेटिकली विशेष रूप से हमारे दिमाग में निरंतर आ जाती है। तो ये हमारा होता है निरंतरता का नियम। उसके बाद हम तीसरे नियम की बात करेंगे, परस्पर संबंध का नियम, क्योंकि इस नियम को हम साहचर्य का नियम भी कहते हैं। तो इस साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अंगों से संबंधित कर देते हैं, फिर से आप देखेंगे इसको अच्छे से, कि इसके अनुसार जब एक अनुभव को दूसरे अंगों से संबंधित कर देते हैं, तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हमें दूसरे का स्वयं ही स्मरण हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप 2 घनिष्ठ दोस्त हो, आप हमेशा स्कूल साथ जाते हो, कोचिंग हमेशा साथ जाते हो, मार्केट में भी जाना हो तो आप साथ साथ जाते हो। किसी दिन आप अकेले चले गए और आपका दोस्त नहीं गया, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं डेली इसके साथ जाता था, आज मेरे साथ में, या मार्केट में कोई मिल गया तो यही पूछेगा आपसे कि यार आज आपका जोड़ीदार नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें एक दूसरे से हम कंपेयर कर लेते हैं, एक का स्मरण होने से दूसरे का ऑटोमेटिक स्मरण हो जाता है। तो इस हमने चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी स्मृति के बारे में, स्मृति की परिभाषा के बारे में। फिर हमने बात करी कुछ मनोवैज्ञानिक यानी कि वुडवर्थ और हिलगार्ड के अनुसार स्मृति की परिभाषा देखी।
फिर हमने बात करी स्मृति के अंग की, जिसमें हमने बात करी सीखने के बारे में, धारण करने के बारे में, पुनः स्मरण के बारे में और पहचान के बारे में। और अंत में बात करें हमने स्मृति के नियमों में, जिसमें हमने 3 नियम देखे, आदत का नियम, निरंतरता का नियम और परस्पर संबंध का नियम। तो इस प्रकार से आपका स्मृति और विस्मृति वाले चैप्टर का जो कि बाल विकास में है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसके सेकंड पार्ट के हाथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।